हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। आपको पता है कि मेंस एकदम सामने आ चुका है और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आपके पास किताबें पढ़ने का, फिर से रिसर्च करने का, हर चीज़ को घूम घूम करके यहाँ से पढ़ ले वहाँ से पढ़ ले, इस चीज़ का टाइम नहीं है। इसी ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, ये जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो है सिलेबस। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यू पे हमको फोकस करना है। मैंने आपको हर एक लेक्चर में ये बताया कि सारा कहानी कहाँ पर है, पीवाईक्यूज में। चलो, क्योंकि पीवाईक्यूज में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और सिलेबस में जो शब्द मेंशन है उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये भी नहीं कि छुपे हुए शब्द से या अंदर जाकर के क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं, जो सिलेबस में शब्द लिखा हुआ उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। और टाइम आपके पास कम है, चूंकि आपके पास टाइम ज्यादा होता तो आप पूरी किताबें पढ़िए, पूरा एनसीईआरटी पढ़िए, पूरी आप रेफरेंस बुक ले आके 500-500 पेज की पढ़िए, 400 पेज की ज्योग्राफी की बुक, 500 पेज की हिस्ट्री की बुक, 1000 पेज की साइंस की बुक पढ़िए। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर सबके लिए पढ़ते जाइए। आपके पास टाइम होता तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन होता, लेकिन गिवन दैट कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इस समय टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इसके लिए आपकी टाइम की कमी को देखते हुए एक हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि एक अल्टीमेट सिस्टम कोर्स है। उसमें क्या करेंगे, हम कंप्लीट मेंस की प्रिपरेशन करवाएंगे। उसमें आपको कंप्लीट होलिस्टिक एक हम प्रिपरेशन देंगे, आपके पीवाईक्यूज का आंसर राइटिंग करवाएंगे, साथ ही साथ मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, देखिए, पीवाईक्यूज फोकस वीडियो लेसन मिलेंगे, 16 टेस्ट मिलेंगे जिसमें 12 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 जो होंगे फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ये 16 टेस्ट कर लिया, कहानी खत्म है। कहीं से भी आपने नकल करके, देख करके, कैसे भी करके इन 16 टेस्ट को आपने कंप्लीट कर लिया तो आप यकीन मानिए हर हर एक सिंगल पेपर में आप 30 से 40 नंबर बढ़ाने जा रहे हैं। हर एक सिंगल पेपर में 30 से 40 नंबर बढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर 6 पेपर है तो आप समझ के चलिए 200 नंबर का आपके पास एक सफिशियंट एज है। इससे न केवल आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा बल्कि ओवरऑल जो सिलेक्शन है उसमें आपकी रैंक भी इंप्रूव होगी, जिसमें एसडीएम वगैरह आपको पोस्ट मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या मिल रहा है, कंप्लीट बुकलेट सिस्टम है जो कि बाइलिंगुअल होगा। उस बुकलेट सिस्टम में क्या होगा, मेंस पीवाईक्यू के बुकलेट होंगे जिसमें सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। कोई नो नॉनसेंस नोट्स जिसको बोलते हैं वो मिलेंगे। आपको उनको रट कर जाना है और जा करके सीधा प्रोड्यूस कर देना। आपको पता है ना, चीजें आपको बहुत आती हैं, बहुत सारी चीजें आपको आती हैं, नहीं आती हैं। अच्छा, कभी कभी सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि आते हुए हमको नहीं लिख पाते हैं। हमें आ रही है, हमने पढ़ रखा है, लेकिन हम वहां जाके प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतना ज्यादा मगअप हो चुका है दिमाग में कि ये लिखें या ये छोड़ें, ये छोड़ें या ये लिखें। ये कंफ्यूजन में क्या होता है कि हम जहां 7 मिनट 10 मिनट लगना चाहिए उस क्वेश्चन में हम 15 मिनट लगा देते हैं, तो हमको लास्ट में जाके 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें चीजें रट करके, हमें चीजें रिवाइज करके, हमें चीजें एकदम हार्ड कोर प्रैक्टिस करके, हमें 16 टेस्ट देने हैं तो देने हैं। और 17वां टेस्ट हमें ऐसे मान के देना है, जैसे आप लगातार आपने 16 टेस्ट दिए, लगातार आपने क्या किए, 16 टेस्ट दिए, तो आप मान के चलिए जो 17वां टेस्ट है वो एग्जाम में है, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो चीजें आपको सोचनी नहीं पड़ेंगी, सीधा आपको स्ट्रक्चर नहीं सोचना पड़ेगा, आपको क्या लिख दूं यार, क्या ना छोड़ दूं, कंक्लूजन कैसे लिख दूं, इंट्रो कैसे लिखूं, फ्लो चार्ट कैसे बनाऊं, ये सब आपको आते हुए भी आप नहीं लिख पाएंगे अगर ये टेस्ट नहीं देकर जाएंगे। तो हमने टेस्ट ऐसा डिजाइन किया इजी। सबसे जरूरी है कि हीरो बनने के चक्कर में हमने टेस्ट को टफ नहीं बनाया, हमने इजी, एकदम आसान चीजें, जैसे क्लास 6, 7, 8 में होता है ना, प्रिडिक्टेबल होता है कि यही मैम क्या करती है, क्वेश्चन पे आके टिक कर जाती है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे 100 क्वेश्चन मैम ने करवाए और उन्हें 40 क्वेश्चन पे टिक कर दी, उन 40 में से 20 क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। तो यही हमने भी किया है कि 40 में से हम कोशिश कर रहे हैं कि 20 से जो है 20 क्वेश्चन पेपर में आ ही जाए। सिंपल, जितना आप सिंपल आंसर, जितना आप छोटे बच्चों जैसा आंसर लिखेंगे उतना ही आसान होगा। क्योंकि ऑब्वियसली आपने अगर बायो पढ़ा होगा हाई लेवल पे तो फिजिक्स नहीं पढ़ोगी, फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपने जाके एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर पढ़ा होगा तो आपने इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सारा लेवल आपका किस लेवल का होना चाहिए, 8th लेवल का। अगर आपने हिस्ट्री से बीए एमए कर रखा है तो ऑब्वियसली आपको बायोलॉजी का तो नहीं पता होगा ना, तो कैसे लिख पाएंगे। तो इस हिसाब से हमें सिंपल वे में जो 8th 9th 10th, हद से हद 11th 12th में जो चीजें होती हैं वो लिख कर आनी है। ठीक, बच्चों जैसे जीके जैसी जनरल अवेयरनेस की चीजें हमको लिख कर आनी है। उसी बेसिस पर हमने ये टेस्ट डिजाइन किया है, उसी बेसिस पर हमने पीवाईक्यू फोकस लेसन भी डिसाइड किया। चूंकि देखिए 2 ही 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, सब टीचरों को सब चीज में एक्सपर्टीज नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सभी टीचर ने सब चीज पढ़ाई कर रखी है, लेकिन वो एग्जाम तो निकाल रखे हैं। इसलिए निकाल रखे हैं कि उनको थोड़ा थोड़ा लेकिन सटीक नॉलेज हर एक विषय का है। गहराई का नॉलेज नहीं चाहिए हमें, हमें सटीक नॉलेज चाहिए, सुपरफिशियल नॉलेज चाहिए, लेकिन एक तरीके का एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए। सुपरफिशियल चाहिए, आपको विटामिन पता होने चाहिए, लेकिन ये नहीं कि विटामिन का केमिस्ट्री पता हो, पूरी विटामिन की फार्माकोलॉजी कैसे होती है ये सब नहीं पता हो। विटामिन के नाम पता हो, विटामिन की कमी से रोग कौन से होते हैं, विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जो कि 6 के क्लास की किताब में आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो लिख कर दिया हुआ, वही हमको जाकर के प्रोड्यूस कराना। तो और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर रखा है तो ऑब्वियसली आप एक आपका एक आईक्यू लेवल, आपका एक स्टैंडर्ड
औरों से ज्यादा ही है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप खुद से 32 नंबर के क्वेश्चन में 10 से 15 नंबर आप खुद ही पा सकते हैं। हमारा क्या काम है, हमारा जहां आप 10 से 15 नंबर पा रहे हैं वहां हम आपको 20 से 22 नंबर दिला दें, पर क्वेश्चन में 5 से 7 नंबर आपका बढ़ा दें, तो 6 से 7 क्वेश्चन में आपके 40-50 नंबर बढ़ सकते हैं पर पेपर में। इस हिसाब से आप 300 से 200 से 300 नंबर बढ़ा सकते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली कोई भी जो जिसने प्रीलिम्स कर रखा है वो जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जो लोग आंसर लिख ही नहीं पा रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का लिख पा रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है। लेकिन जो लोग 10 से 12 नंबर का खुद से लिख ले जा रहे हैं मेहनत करके और चाह रहे हैं कि बढ़ा ले जाए, मोस्टली उनके लिए, हालांकि ये सबके लिए यूजफुल है, लेकिन जो लोग 10 से 12 नंबर 12 से 15 नंबर खुद से पा सकते हैं उनके लिए तो ये जादुई चीज है। समझिए आप हर क्वेश्चन में 15 नंबर 12 नंबर पा रहे हैं, उसकी जगह पे आपको हर क्वेश्चन में 18 नंबर 20 नंबर 22 नंबर मिलने लगे, तो ऑन एन एवरेज 5 नंबर का पर क्वेश्चन में जो बढ़ोतरी हो जाएगा, तो 200 से 250 नंबर आपका पर पेपर में बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से सारा कोर्स डिजाइन किया है। ऑब्वियसली प्राइस है इसका 60% प्राइस है, लिमिटेड टाइम ऑफर है 3999 का, और एक्चुअल प्राइस इसका 9999 रुपीज का, 60% ऑफ है, ये सब कहना पड़ता है। आप जाइए थोड़ा सा पैसा लास्ट में खर्च करने की कोशिश कीजिए, रिस्क लीजिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, पूरा कोर्स नहीं परचेस करना चाहते हैं, सिर्फ वीडियो कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास सिस्टम है। अगर आप सिर्फ बुकलेट परचेस करना चाहते हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको अगर सिर्फ कंप्लीट बुकलेट सिस्टम चाहिए, उसके लिए भी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे ऐप पर जाना होगा, सिलेक्ट सिविल्स के ऐप पर जाइए, ठीक, प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा सिलेक्ट सिविल्स, ठीक। तो ये आपको ऐप मिलेगा, जाइए वहां पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और इसी के साथ हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। पेपर 6 के लिए हम कर रहे हैं, जेपीएससी मेंस के लिए पेपर 6 का आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और पेपर 6 में हमने क्या कर लिया था, पेपर 6 में आपको पता है ये ABCDE करके जो 5 सेक्शन है, उसमें हमने सेक्शन A कर लिया था और ग्रुप बी कर लिया था, ग्रुप सी करने जा रहे हैं हम, जिसमें एग्रीकल्चरल साइंसेज के बारे में पूछ रहा है। बेसिकली एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पहला वीडियो है एग्रीकल्चरल साइंसेज का। आपका बायोलॉजी खत्म हो गया जिसको लाइफ साइंसेज बोल रहे हैं, और साथ ही साथ आपका फिजिकल साइंसेज जिसका मतलब होता है फिजिक्स, वो खत्म हो गया, ठीक। मोस्ट ऑफ द वीडियो, कुछ वीडियोस फिजिक्स के अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, और बायो के अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे। अब बाकी जो वीडियोस हैं वो हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं, जो कि कोर्स परचेज करने पर आपको वो आप वीडियोस व्यू कर सकते हैं। और बेसिकली बेसिक आइडिया हमारे इस कोर्स का डिज़ाइन ये है कि अगर आप खुद से एक सफिशिएंट लेवल की आप तैयारी है और आप चाह रहे हैं कि आपका पर क्वेश्चन पे 4-5 नंबर बढ़ जाए, बेसिकली हमारा यही कहना है कि आपका हर एक क्वेश्चन में हम 4 से 5 नंबर आपका बढ़ा सकें, तो ओवरऑल पर पेपर में आपका हम 30 नंबर 20 नंबर 25 नंबर बढ़ा सकें। एक पेपर में 20 से 25 नंबर बढ़ जा रहा है, तो आप समझिए कि 6 पेपरों में आपका 150 से 200 नंबर बढ़ रहे हैं। तो हमारा क्या करना है कि आपका मार्क्स इन्हांस करना है, ताकि आप मेन से आपको इंटरव्यू में कॉल आ सके, और साथ ही साथ ओवरऑल सिलेक्शन में आपकी एक रैंक में हम इंप्रूवमेंट ला सकें। हम जीरो से बिल्कुल नहीं तैयार कर रहे हैं, हम आपको मान के चल रहे हैं कि एक बेसिक नॉलेज है। ऑब्वियसली आपने प्रीलिम्स क्रैक किया है तो आपको एक बेसिक नॉलेज तो है ही, और आप एक खुद से ही 10-12 नंबर का आंसर, 32 में से 10-12 नंबर 15 नंबर आप खुद से लिख सकते हैं। हम आपको करने जा रहे हैं 15 से वो नंबर बढ़ा करके 20-22 नंबर करने, तो हर एक में 6-7 नंबर आपने बढ़ाने की कोशिश करना है। तो कैसे ये करना है, यही हमारा इस पूरे जो कोर्स मॉड्यूल का हमारा टारगेट है, ठीक। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि कुछ वीडियोस एक बेसिक आइडिया देने के लिए हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, और कुछ वीडियोस और बाकी सारे वीडियोस आपके कोर्स में अवेलेबल होंगे, ठीक। तो उसी ऑर्डर में हमने फिजिकल साइंस लाइफ साइंसेस कर लिया था, एग्रीकल्चर साइंस करने जा रहे हैं। ये एग्रीकल्चर साइंस का सिलेबस है, एक बार जाके जरूर देखिए। उसके बाद से जब एग्रीकल्चर साइंसेस खत्म हो जाएगा तो हम ग्रुप डी पे पहुंचेंगे, जिसका नाम है एनवायरमेंटल साइंसेस, और इन्वायरमेंटल साइंसेस के बाद हम ग्रुप ई पर पहुंचेंगे, जिसमें है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसमें बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ पूछी जाती हैं, ठीक। तो ये थ्योरेटिकल इसमें कुछ भी नहीं, जो भी करंट में चीज़ें हो रही हैं, जैसे मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है, कुछ इन्वायरमेंट में हो रहा है, नई टेक्निक आ रही है, ठीक। जैसे कि समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह, और पॉल्यूशन रोकने के लिए कोई फिल्टर वगैरह आ रहा है, सॉल्ट वाटर को आपको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना, मतलब पीने वाला पानी में कन्वर्ट करना, इस तरीके की चीज़ें। या मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोई डेवलपमेंट हुआ, न्यूक्लियर फिजन में कोई डेवलपमेंट हुआ, फ्यूजन में कोई डेवलपमेंट हुआ, कोई नई मेथड आ गई रिन्यूएबल एनर्जी की, तो जो करंट में चीज़ें चल रही वो बेसिकली इसमें पूछेगा। पर अभी जो है ये थ्योरेटिकल चीज़ है, जो ग्रुप सी में एग्रीकल्चरल साइंस है वो थोड़ी सी थ्योरेटिकल है। पर ऐसा है कि बिल्कुल एग्रीकल्चर का साइंस आपको नहीं देखना है, आपको उसको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है, जनरल आंसर लिखने होते हैं, ठीक। तो उसी ऑर्डर में हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं जरा सा। अब तक हर सेक्शन से 8 क्वेश्चन पूछते हैं, 4 साल में 4 ईयर के हम पेपर को देख रहे हैं। कौन कौन से वो ईयर हैं, 2016,
2017, 2021 और 2024, ये 4 साल है। हर साल हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 1 क्वेश्चन आपको करना होता है, तो कुल मिला के 4 साल में आपका हर सेक्शन से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एग्रीकल्चर साइंसेज में टोटल हम 8 क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद से मॉक में तो आपके क्वेश्चन रहेंगे ही, पर 8 क्वेश्चन जो पीछे पूछे हुए हैं, और मोस्टली देखिएगा इन्हीं जो 8 क्वेश्चन है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। जेपीएससी की खास बात यह है कि जो सिलेबस में उसने मेंशन कर रखा है, ऐसा नहीं कि उससे कुछ अलग पूछ लेता है, गोपनीय चीज कुछ पूछ लेता है, हिडन मतलब अंडर द लाइंस कुछ चीजें पूछ लेता है, या सब टेक्सचुअल चीजें कुछ पूछ लेता है। नहीं, अगर उसने मेंशन किया हुआ है कि वो झारखंड स्पेसिफिक एग्रीकल्चर पूछेगा या झूम कल्चर पूछेगा, तो वो डिट्टो झूम कल्चर नाम लिख कर पूछेगा आपसे। जैसे उसने माइटोटिक सेल डिवीजन लिखा हुआ है सिलेबस में, तो वो सीधा क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज माइटोटिक सेल डिवीजन और एक्सप्लेन करिए इसको। अगर उसने पूछ रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी सिलेबस में लिख रखा है, तो सिंपली वो कहेगा डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी और वो कंपेयर करिए उसको काइनेटिक एनर्जी से। अगर उसने इंफ्रासोनिक साउंड के बारे में सिलेबस में लिख रखा है, तो सिर्फ वो इंफ्रासोनिक साउंड के बारे में पूछेगा। अल्ट्रासोनिक लिख रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासोनिक के बारे में पूछ रहा है। और ऐसा नहीं कि कुछ हिडन चीजें पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है व्हाट इज अल्ट्रासोनिक साउंड, व्हाट इज इंफ्रासोनिक साउंड, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे आर यूज्ड इन डेली लाइफ और इन इंजीनियरिंग। तो कुछ भी चीजें छुपी हुई नहीं है। सिलेबस आपका कंपैक्ट है, वेल डिफाइंड है, और उसी सिलेबस में से आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसलिए टारगेटेड स्टडी, एक प्लान स्टडी यहाँ बहुत जरूरी हो जाती है। इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि दाएं बाएं घूमने से आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, और लेकिन अगर आपने टारगेटेड स्टडी कर ली तो टाइम बचेगा, साथ ही साथ आप एक वेल प्रिपेयर्ड मैनर में आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे बिना किसी स्ट्रेस के, क्योंकि आपको पता है कि क्या पूछने जा रहा है, डिट्टो पता होता है कि क्या पूछने जा रहा है, और आप वही तैयार करके जाएंगे तो कम टाइम में आपकी ज्यादा चीजें तैयार होंगी। हर क्वेश्चन में आप 5 से 6 नंबर बढ़ा लेंगे। और यही होता है, ऐसा नहीं होता कि मैं आपको 2 नंबर आप खुद लिख पा रहे हैं तो मैं आपको 20 नंबर दिला दूंगा, मैं नहीं दिला पाऊंगा, 1 महीने में नहीं हो पाएगा, साल भर पढ़ाई करनी होती है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप 10-15 नंबर खुद से लिख ले रहे हैं, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर और सिलेबस का हम और क्वेश्चन का फायदा उठाते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा उठाते हुए अगर आप इस आइडिया से एंटर करेंगे हॉल में, तो आप जरूर हर क्वेश्चन में 5-6 नंबर इंक्रीज कर ले जाएंगे। और हर क्वेश्चन में 5-6 नंबर इंक्रीज करना बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत अंत में उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो पर क्वेश्चन में कुछ कहीं पे 5-6 नंबर तो बहुत ज्यादा हो गया। आप हर क्वेश्चन में अगर 2 से 3 नंबर बढ़ाते हैं तो यकीन मानिए 18-20 नंबर पर पेपर में बढ़ रहे हैं। एक ओवरऑल एग्जाम में 20 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। एक पेपर में 20 नंबर बढ़ना तो समझिए 6 पेपर में आपका 120 नंबर बढ़ गया। आप रैंक 200 से आप सीधा सीधा रैंक 10 के बीच में आ जाएंगे, इतना अंतर होता है। तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि हमको 50 नंबर 32 नंबर के क्वेश्चन में हमको 30 नंबर पाना है। नहीं, हमको पाना है जहां हम 15 पा रहे थे वहां हम 20 पा जाए भैया, जहां हम 15 पा रहे थे वहां 18 पा जाए, जहां 18 पा रहे थे वहां 22 पा जाए। तो हर क्वेश्चन में 4-5 नंबर 6 नंबर का एवरेज इंक्रीज करेंगे तो ही आपका मतलब इसका ये प्रूडेंस आपका यही इसी में छुपा, आपका विजडम इसी में छुपा हुआ है कि आप अपनी सच्चाई जानिए। हर क्वेश्चन में 4-5 नंबर आप बढ़ा लीजिए, ठीक। तो उसी ऑर्डर में हम बढ़ाने ही के इन्हांसमेंट में ही हम चलने जा रहे हैं एग्रीकल्चर में। वो जरा 8 क्वेश्चन मैं दिखा दूं आपको। 2016 में, ये 2016 का क्वेश्चन है, इसमें और करके पूछा हुआ है, दोनों में से एक करना था। ये भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। 2017 में और करके पूछा हुआ है, दोनों एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है, दोनों में से एक करने थे। 2021 में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों में से एक करने थे। और ऐसे ही 2024 में पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चन में से एक करने थे। तो कुल मिला के 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन 2016 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो फॉरेस्ट्री, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड देयर मैनेजमेंट। कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं, कृषि वानिकी के महत्व एवं प्रबंधन का वर्णन कीजिए। आपको हिंदी इंग्लिश, मोस्टली इंग्लिश में है, पर आपको मॉडल आंसर हिंदी में भी अवेलेबल करा रखा है, ठीक। दोनों का मॉडल आंसर है। मैं इसमें क्या करूंगा, बेसिक आइडिया दूंगा, और साथ ही साथ आपको हमारा मेन गोल ये है कि आपको क्वेश्चन का आंसर का स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग आपको बताई जा सके। आपको फैक्चुअल नॉलेज खुद लेके आनी होगी, कुछ तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग आपको है जो है आपको करके आना होगा, ठीक। क्योंकि ऑब्वियसली आपने प्रीलिम्स निकाला है तो आप इतने तो हैं ही कि किताब खोल के कुछ पढ़ सकते हैं। हमारा काम है कि इनहांसमेंट किया जाए, ठीक। तो हम आंसर लिखने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो फॉरेस्ट्री, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बेसिक आइडिया तो जरूर दूंगा लिखने से पहले। तो ये जो स्पेस खाली है, आपको 4-5 पेज खाली दिखाई दे रहा है, उसमें 1-2 पेज में मैं आपको बेसिक डिटेल ओवरव्यू दूंगा, फिर उसके बाद से तीसरे चौथे 5वें पेज में हम आंसर को लिखेंगे, और 6ठे 7वें 8वें पेज में आपको मॉडल आंसर इंग्लिश में, और 9वें 10वें 11वें पेज में आपको मॉडल आंसर हिंदी में मिल जाएगा, ठीक। आप जाइए, चाहें तो सीधा मॉडल आंसर याद करके जाइए, वही प्रोड्यूस कर दीजिए। कुछ भी जादूगरी नहीं है इसमें, सिंपल सरल भाषा में आंसर लिखा हुआ है। कक्षा 8 के लेवल के पे शब्दावली का यूज किया गया, जो वोकैबुलरी है क्लास 8 से ज्यादा नहीं यूज की गई है, ठीक। और आप याद करके गए तो सबसे बेटर है। आप इतना जानिए, जो रट्टा मार के गया और 6-7 मिनट में आंसर लिख के गया वो पास होने जा रहा है। जो उसमें दिमाग लगा रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री में इंजीनियर बनने जा रहा है, आप पूरे एग्रीकल्चरिस्ट बनने जा रहे हैं,
एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। खूब जान रहे हैं आप एग्रो फॉरेस्ट्री, लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 7 मिनट में लिखूं क्या, क्या छोड़ूं और क्या लिखूं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो एग्रो फॉरेस्ट्री भी थोड़ा सा जान रहे हैं, जो थोड़ा सा पॉलिटी भी जान रहे हैं, जो बायोलॉजी भी जान रहे हैं, जो फिजिक्स भी जान रहे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा थोड़ा थोड़ा। अब पता चले आप पूरा फिजिक्स में महारत हैं लेकिन आप बायोलॉजी कर ही नहीं पा रहे, तो आप फेल होने जा रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा हमको सब कुछ पढ़ना है। तो आज ये क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चन करा दूंगा, तो इस क्वेश्चन का लेवल आपका उतना ही हो जाएगा जितना मेरा है। जितना मैं जानता हूं आप भी उतना ही जानने लगे, और उससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं होती है। उससे ज़्यादा जानेगा वो फेल हो जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री में ही नहीं ना पढ़ना है आपको, आपको तो तमाम तरीके की चीज़ों को डील करना है। तो एकदम बेसिक लेवल, एकदम मिड लेवल का आंसर लिखेंगे, और मिड लेवल का आंसर ही लिख करके आप एक अपर लेवल का मार्क्स पा सकते हैं आप ओवरऑल पेपर में। ठीक, एक क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा लिख दिया, तो एक हफ्ता एक क्वेश्चन के लिए आपने पढ़ा, तो ऑब्वियसली आप 32 में से 25 नंबर पा गए, लेकिन उस चक्कर में आपका 3 क्वेश्चन छूट गया, तो कोई मतलब नहीं। तो हमें हर क्वेश्चन एवरेज फॉर्म में लेके चलना है। ठीक, एवरेज स्टूडेंट ही सिलेक्ट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो फॉरेस्ट्री? डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड देयर मैनेजमेंट। तो जैसा कि शब्द ही क्या लिखा है, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में छुपा ही हुआ है कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री हम दोनों करेंगे। एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री, ये दोनों हम जब साथ में करते हैं तो जो चीज बनती है उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। बेसिकली एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? एक लैंड यूज सिस्टम है। क्या है? लैंड यूज सिस्टम की अपने लैंड को हम कैसे बेटर वे में यूज कर सके। बेटर वे का मतलब होता है सस्टेनेबल, कैसे हम सस्टेनेबल वे में यूज कर सके, ताकि हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो, इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी हो। ठीक, और हमें हार्ड वर्क से भी बचाया जा सके। तो एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों मिला के होता है। और एग्रीकल्चर में क्या होता है? एग्रीकल्चर में आपको पता है कि आप क्रॉप फार्मिंग भी करेंगे, आप क्रॉप्स लगाएंगे, साथ ही साथ आप अपने लाइव स्टॉक को भी वहाँ पे लाइव स्टॉक का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास गाय, भैंस, भेड़, बकरियां हैं, तो फॉरेस्ट उनको फ्री का रफेज भी प्रोवाइड करेगा, फ्री का उनको चारा भी प्रोवाइड करेगा। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में आप क्रॉप्स का भी, क्रॉप से भी बेनिफिट ले सकते हैं, लाइव स्टॉक का भी बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ फॉरेस्ट्री के थ्रू आपको पता ही है, आपको तमाम तरीके की लकड़ियां, हर्ब्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री एक सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम है, जिसमें हम क्रॉप, फसलों को, लाइव स्टॉक अपने जानवरों को, और फॉरेस्ट्री तीनों का हम एक साथ यूज कर सकते हैं बिना उससे क्या होगा कि आपकी मेहनत बचेगी, आपका इनकम बढ़ेगा, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी बढ़ता है। क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं, जैसे फॉरेस्ट तमाम तरीके के, आप सिंपल समझिए, एग्रो फॉरेस्ट्री आपने नदी के किनारे शुरू की, तो नदी के किनारे आपने पेड़ लगाए, तो पेड़ क्या करेगा कि जो नदियों से कटान होता है उनको रोकेगा, जो अननेसेसरी की विंड्स आती हैं उनको, जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, उनके लिए शील्ड का काम करेगा, एक्स्ट्रा धूप से बचाएगा। साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है कि मोनोटोनस होता है। मोनोटोनस इन द सेंस कि आपने वीट लगाया आपने एक लैंड पर, तो क्या करेगा, वीट से रिलेटेड जितने भी न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं वो जमीन से सोख लेगा वो। तो बाकी न्यूट्रिएंट तो रहेंगे, लेकिन वीट वाले न्यूट्रिएंट्स जमीन से खत्म हो जाएंगे। लेकिन फॉरेस्ट क्या करेगा, उन्हीं को रिप्लेन, एक तरीके से दोबारा से वो उसमें वापस ला सकता है। जो ह्यूमस गिरता है, जो पत्ते गिरेंगे, टहनियाँ गिरेंगी, वो सूखेंगी, वो ह्यूमस बनेगा, तो वापस से जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो वापस आ जाएगा। तो दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। फॉरेस्ट्री आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी और एग्रीकल्चर आपको वो क्रॉप प्रोवाइड करेगा। ठीक, समझ रहे हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री वही चीज़ है। तो क्या करता है, जो चूंकि फॉरेस्ट क्या होता है, रिच होते हैं किसमें, बायोडाइवर्सिटी में, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन उनमें कम होता है। फॉरेस्ट क्या होगा, अब दोनों साथ में करने की क्यों जरूरत है? फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी में रिच होगा, रिच इन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में रिच होगा, अलग अलग चीजें, अलग अलग जीव जंतु वहां पे पाए जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन तो होता नहीं है भाई, आपने शीशम की लकड़ी लगा दी तो बस शीशम ही होगा, ऐसा तो नहीं और कुछ भी हो जाएगा। तो क्रॉप प्रोडक्शन में लो होता है, और बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, रिच होता है। लेकिन जो एग्रीकल्चर होता है वो पुअर इन बायोडाइवर्सिटी होता है, पुअर इन बायोडाइवर्सिटी, पुअर इन बायोडाइवर्सिटी बट रिच इन, बट हाई इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन आपको मिलेगा। तो जब एग्रो फॉरेस्ट्री कर देंगे तो दोनों की कमियां खत्म हो जाएंगी, और दोनों की जो खूबियां हैं वो इन्हांसमेंट होकर के आपके पास आ जाएगा। बेसिक कंपोनेंट्स आपको पता है, फॉरेस्ट के, एग्रो फॉरेस्ट्री के बेसिक कंपोनेंट अब क्या हो जाएंगे, ट्रीज हो जाएंगे, पेड़ हो जाएंगे आपके, साथ ही साथ आपके लाइफ स्टॉक हो जाएंगे, और क्रॉप हो जाएगा। ये तीन चीजें मिलकर क्या हो जाएंगी, तीनों चीजें आप साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री का। मान लिया आपने एग्रीकल्चर और ट्रीज दोनों लगा दिए, तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री का एक सब डिवीजन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एग्री सिल्वी कल्चर। एग्री सिल्वी कल्चर, सिल्वी मतलब होता है पेड़ उगाना। ठीक, एग्री सिल्वी कल्चर मतलब पेड़ और ट्री दोनों उगा रहे हैं।
मान लिया आपने सिल्वो पास्चर कर दिया। सिल्वो पास्चर अब क्या होगा, सिल्वो मतलब हो गया ट्री, और पास्चर मतलब होता है कि एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड बना दिया, चरने के लिए चारागाह बना दिया, तो ये सिल्वर पास्चर हो गया। उसके अलावा ऐसे ही तमाम तरीके का आप कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स क्या है ये बेसिकली हमको फिर आंसर कैसे करेंगे थोड़ा सा ये देख लेते हैं। बस यही इतना ही एग्रो फॉरेस्ट्री है कि पेड़ जानवर और फसल हम एक साथ उगा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री हो जाएगा। थोड़ा सा मैं एक इमेज दिखाऊंगा आपको तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक, ये एक इमेज देखिए, ये दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है आपको, ये क्या है, बीच में ये फसलें उगी हुई हैं, कोई गेहूँ धान उगाया हुआ, और किनारे किनारे ये उसके मेड़ों पे क्या लगा दिया गया, पेड़ लगा दिया गया। तो वो क्या कर रही हैं कि तमाम तरीके, आपको पता है कि पेड़ क्या करते हैं, वर्षा को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मान लिया एकर्स ऑफ लैंड में ऐसे ही कर दिया जाए, और झारखंड में तो खासकर झारखंड में 1/3 हिस्से में क्या है, जंगल है। तो अब या तो पूरा जंगल साफ करके एग्रीकल्चर यूज करिए, या तो जंगल और एग्रीकल्चर दोनों साथ यूज करिए। तो झारखंड में एग्रो फॉरेस्ट्री तो स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर झारखंड में 1/3 आपको बताया एग्रीकल्चर है। झारखंड में 60% जो एग्रीकल्चर होता है वो 60 to 70%, और अप टू 90% जो एग्रीकल्चर है यहाँ तक कि वो किस पे बेस्ड होता है, मानसून पे बेस्ड होता है। तो एग्रीकल्चर में भी क्या है, वहाँ पे अनसर्टेनिटीज है, मानसून खराब हुआ तो एग्रीकल्चर चौपट हो गई, पेड़ वगैरह लगा दिया तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो झारखंड के हिसाब से तो एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो सिलेबस में मेंशन भी है। और पेड़ से आपको तमाम तरीके के टिम्बर वुड और हर्बल मेडिसिन फल फ्रूट सब कुछ मिलते रहते हैं। और क्रॉप तो आपको मेन कैश तो देता ही है। तो यहाँ दिख रहा है आपको ना, ये पेड़ लगे हुए हैं मेड़ पर, ये किनारे किनारे भी पेड़ लगे हुए हैं, पूरी बाउंड्री पर पेड़ लगाया हुआ है, मेड़ पे पेड़ लगा हुआ है, और बीच में जो खाली स्पेस बच रहे हैं हर तरफ उसमें क्या कर दिया है, क्रॉप कर दिया गया। अब थोड़ा सा एक इमेज और देखते हैं, उससे और आपको समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री के भी टाइप होते हैं। जैसे एली क्रॉपिंग होता है। एली क्रॉपिंग क्या होता है कि जो इमेज दिखाई वो एली क्रॉपिंग की है। हम जो है क्रॉप को प्लांट्स के जो जंगल के जो पेड़ लगाए हैं उनके बीच बीच में क्या लगा देते हैं, क्रॉप्स लगा देते हैं। फॉरेस्ट फार्मिंग क्या होता है, खूब बड़ी बड़ी कैनोपी वाली ट्री लगा दिए, वो ऐसी ट्री लगा दिए जो उनका जो ऊपरी हिस्सा है वो खूब घना है, तो उसमें क्या होगा, वो ट्री कैनोपी की एक तरीके की फॉरेस्ट फार्मिंग हो जाएगी। सिल्वो पास्चर में क्या कर दिया, दूर दूर पेड़ लगा दिए और कुछ भी बीच में नहीं लगाया, तो अपने आप जो घास उग गई, अब ऑब्वियसली अपने आप घास उग जाएगी, अपने आप गाय भैंस के चरने की जगह बन जाएगी। एग्रो फॉरेस्ट्री का एक तरीका है विंड ब्रेक्स। विंड ब्रेक क्या होती है, बहुत तेज तूफान आया आंधी आई तो क्या होता है, तो भी जो क्रॉप होता है उनको डैमेज हो जाता है। तो ट्रीज क्या करते हैं, शील्डिंग का काम करते हैं। राइपेरियन फॉरेस्ट बफर्स होते हैं। राइपेरियन एरिया उनको बोलते हैं जो नदी के किनारे होते हैं। तो जो नदी के किनारे होते हैं अक्सर उसमें क्या हो जाती है, कटान हो जाती है। तो लेकिन जब फॉरेस्ट लगा दिए तो फॉरेस्ट जो पेड़ों की जड़ें हैं वो क्या करती है, उस कटान को रोकती हैं। तो जो अंदर उसके क्रॉप लगाया है उसको भी आपको बेनिफिट होता है। ये EESI इन्वायरमेंटल स्टडीज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये डेटा है, उसका उससे इमेज लिया गया है। ठीक है, तो अब सीधा चलते हैं आंसर लिखने पे। आंसर में कैसे लिखेंगे जरा सा ये देख लेते हैं, कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। एक मिनट जरा सा मैं इस पेज पर जाता हूँ, यहाँ से हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। हर बार आपको बताया क्या करना है, आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो कैसे लिखेंगे, जो जो आ रहा है ऑब्वियसली आप तो लिख ही ले जाएंगे, लेकिन जो नहीं आ रहा है उसको भी हमको लिखने की कोशिश करिए। और यकीन मानिए टीचर उस अटेम्प्ट को ज़्यादा अवॉर्ड करता है। अगर टीचर को लग गया कि वो क्वेश्चन आ नहीं रहा है लेकिन इसने कॉमन सेंस का यूज़ किया हुआ है तो उसमें बढ़ के वो नंबर देगा। उस जैसे टीचर को आइडिया लग गया कि ये रट कर नहीं आया क्वेश्चन, इसने वहीं पेपर में दिमाग लगाया है और वहीं पर प्रोड्यूस कर दिया आंसर, तो वो गलत भी है आंसर, तो थोड़ा बहुत आपके मेहनत को, आपके इंटेलिजेंस को, आपके IQ को भी अवॉर्ड करता है। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका इंट्रो कैसे लिखेंगे, इंट्रो लिख दिया। और ऐसा तो है नहीं कोई स्पेसिफिक चीजें पूछ रहा है। एग्रो फॉरेस्ट्री तो अगर एक बच्चे से पूछा जाए 6 क्लास के तो वो भी संधि विच्छेद करके बता देगा कि एग्रो और फॉरेस्ट्री दोनों साथ में कर रहा है। अब दोनों के बेनिफिट बता सकता है कि फॉरेस्ट के बेनिफिट क्या होते हैं, एग्रीकल्चर के बेनिफिट क्या होते हैं, दोनों के बेनिफिट को कंबाइन करके वो एग्रो फॉरेस्ट्री के बेनिफिट को बता देगा। भले वो कुछ गलत हो कुछ सही हो, लेकिन उस आपके मेहनत को, उस आपकी जो क्विक थिंकिंग को है उसको भी अवार्ड किया जाता है। ठीक, तो इंट्रो कैसे लिखेंगे, इंट्रो में हम मेन डिफाइनिंग वर्ड खोजते हैं। ऑपरेटिंग वर्ड क्या है इस क्वेश्चन का, एग्रो फॉरेस्ट्री है। उसके बाद से जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस पूछ रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री का, तो अगर आपने डिफाइन कर लिया एग्रो फॉरेस्ट्री का तो भी आप जनरल इंटेलिजेंस लगा करके एग्रो फॉरेस्ट्री के इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं और मैनेजमेंट को भी बता सकते हैं। अगर पूछा जाए कि कैसे मैनेज किया जाएगा, आप कुछ भी ना पढ़े एग्रो फॉरेस्ट्री तो आप थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, तो एक आइडिया लगाइए कि एक नॉर्मल अनपढ़ इंसान मैनेजमेंट कैसे करेगा एग्रो फॉरेस्ट्री। तो क्या करेगा, वो पहले तो पेड़ डिसाइड करेगा कि जो उसके पास पेड़ अवेलेबल हो उनको लगा देगा, महंगे पेड़ों को ना लगाए। अगर उसके पास पैसा है तो महंगा पेड़ लगा दे, नहीं पेड़ है तो कहीं से उखाड़ लाए पेड़ लगा दिया। उसके पास अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो ट्रैक्टर खरीद सकता है, महंगे इक्विपमेंट खरीद सकता है तो उसका यूज़ करे।
अगर वो सिंचाई कर सकता है तो उसका यूज़ करें। तो बेसिकली यही घुमा फिरा के आपको कुछ चीज़ें लिख देनी होती है। तो इंट्रो में हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग वर्ड का यूज़ करते हैं और उसी को 2-3 बार मेंशन करते हैं। अब बॉडी कैसे लिखते हैं, बॉडी में इंट्रो की ही चीज़ें पकड़ के थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे इंट्रो में आपने एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री लिखा हुआ है, इसका मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री है। तो बॉडी में क्या करेंगे आप, एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री इक्वल टू एग्रो फॉरेस्ट्री। जैसे आपने इंट्रो में लिखा हुआ है कि एग्रो फॉरेस्ट्री का आपने एक तरीके का तोड़ा हुआ है, तो और यहाँ पे लिखा आपने एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक, स्पेलिंग वगैरह आपको ध्यान देनी है। स्पेलिंग जो है बहुत टर्न ऑफ होती है, स्पेलिंग टीचर को बहुत ज़्यादा मूड खराब कर देती है। तो स्पेलिंग गलत लिखा छोटी छोटी चीज़ों का ना, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो स्पेलिंग हमको अच्छा लिखना है। ठीक, स्पेलिंग गलती नहीं करनी है, सब बेसिक चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो मान लिया आपने इंट्रो में लिखा एग्रो फॉरेस्ट्री, और अब आपको बॉडी में क्या लिखना है, बॉडी में यहाँ तोड़ देना है। एग्रीकल्चर को भी तोड़ दीजिए, कैसे, क्रॉप में और लाइफ स्टॉक में। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इन्हांसमेंट हो जाएगा। अब बॉडी में आप कहानी घुमा के लिखते रहिए। ठीक, क्योंकि जहाँ क्वेश्चन फैक्चुअल होता है वहाँ बहुत कहानी नहीं घुमाई जा सकती, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन जेनरिक होता है वहाँ पे घुमाई जा सकती है। और आप किसी किताब में पढ़ेंगे लिखा वही मिलेगा, थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके वही मिलेगा। लेकिन आपको अवार्ड होता है कि अच्छा 7 मिनट में एग्जाम के प्रेशर में हॉल में बैठ के गर्मी हो रही है और बच्चे ने आंसर प्रोड्यूस कर दिया है, तो उसको भी अवार्ड किया था। टीचर को भी पता होता है कि भाई सबको एग्रो, जो बच्चा इंजीनियरिंग करके आया उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ से पता होगी, जो बच्चा साइंस पढ़ के आया, जो बच्चा आर्ट्स में हिस्ट्री पढ़ के आया उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ से पता होगी। लेकिन आपके कॉमन सेंस को अवार्ड किया जाएगा। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, इंट्रो लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे। अब इंट्रो बॉडी में, इंट्रो बॉडी और उसके बाद जो आप कंक्लूजन करने जा रहे हैं उसको दिमाग में सोचिए और एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। कुछ भी करके फ्लो चार्ट आपने बना दिया, उस वक्त आपका जो आईक्यू काम किया, सोचिए मत कि फ्लो चार्ट सही है गलत है। उस फ्लो चार्ट को आपने बना दिया तो जरूर 1 नंबर फ्लो चार्ट से आपका बढ़ने जा रहा है। हर पेपर, हर क्वेश्चन में अगर फ्लो चार्ट से ही 1 नंबर बढ़ सकता है तो 6 नंबर तो आपके फ्लो चार्ट से ही बन गए। और पर पेपर में अगर 6 नंबर फ्लो चार्ट से बन रहा है तो 6 पेपर में 36 नंबर सिर्फ आपके इसलिए बढ़ गए कि आपने फ्लो चार्ट बनाया था, भले ही वो गलत था। तो डरना नहीं है, खुल के खेलना है। ठीक, फेल हो गए तो फेल ही हो गए, पास हो गए तो क्या कहना है। तो डरिए नहीं, खुल के खेलिए। ठीक, तो थोड़ा सा इस आंसर को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे क्या करेंगे इसको आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड यहाँ से लिखते हैं। ओके, तो आपको बताया ही, यहाँ से शुरू करेंगे। ये क्या है, एक सस्टेनेबल, मैं पॉइंटर में लिख दूंगा, आप बाकी जो हमने मॉडल आंसर दिया है, सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम है जिसमें हम मैक्सिमाइज करते हैं। क्या ओवरऑल क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन करना होता है। इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीज, क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक बेनिफिट। जो आपके पेड़ों से, आपके क्रॉप से और आपके लाइफ स्टॉक से बेनिफिट हो सकता है उसको मैक्सिमाइज करना है बिना इन्वायरमेंट को डिग्रेड किए, विदाउट डिग्रेडिंग इन्वायरमेंट। अब इसमें कोई जादुई चीज तो मैं लिखा नहीं हूँ, ये तो हर पेपर में, हर क्लास में लिखा होता है। हर 6 क्लास में भी यही लिखा रहेगा कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करना है, हमको इकोलॉजिकल बेनिफिट लेना है। जो नेचर हमको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है उनको लेना है। ठीक, इकोलॉजिकल बेनिफिट करना है। साथ ही साथ हमें डिसाइड करना है कि रेन फेड में, रेन फेड एरिया में है कि ड्राई लैंड फार्मिंग कर रहे हैं आप। इस सबको, ड्राई लैंड फार्मिंग हो रही है या रेन फेड फार्मिंग हो रही है, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। फिर ये इतना इंट्रोडक्शन हो गया आपका, इतने में ही 8-5-6 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन झारखंड। एग्रो फॉरेस्ट्री इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन झारखंड, एक्चुअली वाइटल इन झारखंड, बहुत वाइटल हो जाता है झारखंड के लिए। वाइटल इन झारखंड, झारखंड आपको दिख रहा है ना, मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा था। ओके, वाइटल हो जाता है किसमें, झारखंड में। ठीक, ये इंट्रो हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, इंट्रो हो गया। उसके बाद से मेन बॉडी में आएंगे तो हम यहाँ हेडिंग डाल देंगे मीनिंग, मीनिंग ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या मीनिंग है ये लिख सकते हैं। कुछ अगर आपको पता है तो आप हेडिंग डाल दीजिए, नाम लिख दीजिए नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, जो 2014 में आई थी। ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं याद रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे पास, मैंने किताब से देख के लिखा है तो मैं लिख सकता हूँ। आपको तो हो सकता है ना याद आए, लेकिन याद आ जाएगा तो बेहतर है। उसमें उन्होंने डिफाइन किया मेजर टाइप्स, उसमें क्या किया है, मेजर टाइप्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री के मेजर टाइप्स को डिफाइन किया।
तो उसमें आप सिल्वी कल्चर वगैरह, सिल्वी कल्चर प्लस एग्रीकल्चर मिला करके, सिल्वी कल्चर प्लस एग्रीकल्चर मिला के हम एग्री सिल्वी कल्चर बना सकते हैं। ठीक, एग्री सिल्वी कल्चर बना सकते हैं। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एग्री हॉर्टिकल्चर बना सकते हैं। एग्री हॉर्टिकल्चर बना सकते हैं। उसमें क्या होगा, क्रॉप्स, क्रॉप्स हम एग्रीकल्चर में क्या होता है, क्रॉप्स उगाते हैं, और हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट्स उगा देंगे, तो आपको दोनों के बेनिफिट मिल जाएंगे। बाउंड्री प्लांटेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, बाउंड्री प्लांटेशन। अब बाउंड्री प्लांटेशन में क्या होगा, बाउंड्री के अलोंग ट्रीज को प्लांट कर देंगे, ट्रीज प्लांटेड अलोंग बाउंड्री। ठीक, ये मेन बॉडी के कुछ पार्ट हो गए। अब मेन बॉडी में ये सब कुछ होता है ना, तो मेन बॉडी में क्या करेंगे हम, अब हमसे नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ था, इंपॉर्टेंस किसका, एग्रो फॉरेस्ट्री का, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। अब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है एग्रो फॉरेस्ट्री का, एग्रो फॉरेस्ट्री के क्या 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 इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम एग्रो फॉरेस्ट्री कर इसलिए रहे हैं कि हमको इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसमें एक दो लाइन, आधा लाइन, दो लाइन, जो भी आपको लिख सके। जैसे आपको फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली सरकार का भी टारगेट था कि 2022 तक इनकम डबल कर देना, नहीं हो पाया। टिम्बर हमको मिल जाएगा, फार्मर का इनकम कैसे बढ़ेगा, हमको लकड़ी मिल जाएगी, साथ ही साथ हमको फ्यूल वुड मिल जाएगा, लकड़ी हम लकड़ी का यूज़ फ्यूल की तरह भी कर सकते हैं। बाम्बू, आपको बांस, अगर आपने बांस लगा दिया तो आपको बाम्बू के तमाम यूज़ हो सकते हैं। फॉडर मिल सकता है आपको, चारा मिल सकता है जानवरों के लिए। मेडिसिनल प्लांट आप उगा सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स उगा सकते हैं, ठीक, जिसको आप सेल करके बेनिफिट कर सकते हैं। एक सिंगल क्रॉप से सिंगल क्रॉप डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, सिंगल क्रॉप डिपेंडेंस एकदम क्या हो जाएगी, डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। ओके, उसके अलावा ये लिख दिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। फिर अगला एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस लिख दिए। एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हैं सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। कैसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। सॉइल इरोजन कम कर देगा, मान लिया विंड से सॉइल उड़ रही है, सॉइल उड़ के कहीं और पहुंच जा रही है, तो सॉइल इरोजन कम हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं। और उसके अलावा इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस हो जाएगा, तीसरा इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस हो जाएगा। ठीक, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस में क्या कर देंगे कि कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, कार्बन 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 का क्या करेगा, एक कार्बन सिंक के तौर पे फॉरेस्ट क्या करते हैं, कार्बन सिंक के तौर पे काम करते हैं, जिससे आपको क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में हेल्प मिलेगा, मिटिगेशन इन क्लाइमेट चेंज। अगर इसी तरीके से पूरे झारखंड में एग्रो फॉरेस्ट्री होने लगे तो सोचिए कितने फॉरेस्ट अपने आप लग जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा। फॉरेस्ट लगा दिया तो तमाम तरीके के जीव जंतु, और आपने एक पेड़ लगाया एक एक कैटेगरी का, तो अपने आप क्या होंगे, जो फॉरेस्ट नेचुरली उगा देते हैं पेड़ों को, और खरपतवार जो झाड़ झंकाड़ अपने आप उग जाएगी। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में हेल्प मिलेगा आपको, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। ठीक, बेसिक आइडिया सोचने रहना है। लैंड डिग्रेडेशन खत्म होगा, जो भी आपको इन्वायरमेंट में चीजें समझ में आ रही हैं उनको फिल कर देना। अब ये एग्रो फॉरेस्ट्री का पता नहीं इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, कोई प्रूफ करने नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ने में तो लग ही रहा है ना कि लैंड डिग्रेडेशन फॉरेस्ट से कम हो सकता है, डिजर्टिफिकेशन में हेल्प मिल, डिजर्टिफिकेशन डी डिजर्टिफिकेशन में आपको हेल्प मिलेगी। उसी तरीके से सोशल इंपॉर्टेंस भी हो सकता है। हर चीज का सोशल पहलू तो आपको लिखना ही होता है। ठीक, सोशल इंपॉर्टेंस कैसे हो सकता है, आप समझिए आपके पास फ्यूल है, फॉडर है, सब कुछ है, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सोशल इंपॉर्टेंस हो गया। लाइवलीहुड सिक्योरिटी अगर आपकी मेंटेन है ट्राइबल कम्युनिटीज में खास करके, तब तो सोचिए आपके जो सामाजिक स्तर है कितना बढ़िया बढ़ जाएगा। आपका माइग्रेशन रुक जाएगा। मान लिया आपके पास एग्रो फॉरेस्ट्री से इनकम हो रही, तो आप झारखंड में शहरों में क्यों जाएंगे मजदूरी करने। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी आपको मिलेगी, फूड सिक्योरिटी भी मिलेगी। और उसके बाद से आप हेडिंग डाल के इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन झारखंड भी लिख सकते हैं। फिर हम सीधे आ जाएंगे किस पर, मैनेजमेंट भी पूछा हुआ है, तो मेन बॉडी में भी क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट। उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, उससे पहले एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री का फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, देखिए आप यहाँ लिखेंगे ट्री प्लस क्रॉप प्लस लाइफ स्टॉक, ये क्या हो जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री अपने आप डिफाइन हो गया। उसके बाद से एफिशिएंट लैंड यूज, एफिशिएंट
लैंड यूज। अगर आपने ये कर दिया क्या, अगर आपने ट्री क्रॉप और लाइफ स्टॉक एक साथ उगा दिए तो लैंड यूज क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। अगर लैंड यूज एफिशिएंट हो गया तो फार्मर की इनकम क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, हाई फार्मर इनकम। अगर फार्मर की इनकम हाई हो गई तो क्या हो जाएगा, तो फार्मर की इनकम हाई हो जाएगी तो सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी, सोशल सिक्योरिटी इंक्रीज होगी। तो सोशल सिक्योरिटी इंक्रीज हुई, ठीक, तो उससे क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, खत्म कहानी। उसके बाद से अब सीधा आ जाएंगे मैनेजमेंट पे, ठीक? ये अब ये पता नहीं ये सही है नहीं है, मैं भी नहीं जानता हूँ ये, अगर किसी स्पेशलिस्ट से चेक कराएं तो ये सही है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कहीं गलत भी नहीं है ये, कहीं कोई गलती तो है नहीं। ट्री क्रॉप और अगर लाइफ स्टॉक को हम क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। वो करने से लैंड यूज क्या हो जाएगा, एफिशिएंट लैंड यूज होगा, उससे फार्मर की इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, और उससे सोशल सिक्योरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सोशल सिक्योरिटी अगर पूरे गांव की बढ़ जाएगी तो रूरल डेवलपमेंट बढ़ेगा, ठीक। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में आते हैं थोड़ा सा। मैनेजमेंट में कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात, मैनेजमेंट में कौन सी स्पीसीज लगानी है आपको, स्पीसीज का सिलेक्शन करेंगे जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, कम पैसे में अवेलेबल हो और इन्वायरमेंट को ना नुकसान पहुंचाए, उसको करेंगे। हम ऐसी चीज़ें, हम ऐसे पेड़ लगाएंगे जो जल्दी उगते हो, कम पानी लगता हो, इंडिजीनियस हो। हम ऐसे पेड़ उगाएंगे जो कि सॉयल और क्लाइमेट को लोकली क्या करते हो, हेल्प करते हो। पता चले हम कोई फॉरेन प्लांट लेकर आए और उसने क्या कर दिया, एक तरीके का वो कब्जा ही कर लिया। प्रॉपर स्पेसिंग देंगे मैनेजमेंट करने के लिए, सबसे पहले स्पीस सिलेक्शन होनी चाहिए, फिर प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। पता चले जहाँ 10 पेड़ लगाने चाहिए आपने वहाँ 20 पेड़ लगा दिए तो न्यूट्रिशन के लिए क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, सारे पेड़ नुकसान हो जाएंगे। प्रूनिंग करनी होती है, कटाई छटाई आपकी करनी होती है। कैनोपी का मैनेजमेंट करना होता है, अगर कैनोपी बहुत घनी हो गई तो धूप ही नहीं पड़ रही है, क्रॉप नुकसान हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट करना होता है, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे, ठीक। वाटर मैनेजमेंट करना होगा हमें, सब में 2-2 लाइन लिख देंगे तो आपका 500-600 वर्ड अंत में क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक। 500-600 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने होते हैं, आप 350 वर्ड का भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सफिशिएंट हो गया तो 350 वर्ड पे भी रुक सकते हैं, लेकिन आप पता चले 800 वर्ड का ले जाएंगे तो नंबर तो उतने ही मिलेंगे, टाइम ज़्यादा जाएगा। इतना लिखने के बाद से आप कंक्लूजन पे आ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मॉडल आंसर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप कंक्लूजन लिख दीजिए। कंक्लूजन में क्या होता है, इन्हीं सब चीज़ों का सार होता है कि एक सस्टेनेबल अप्रोच है, जो लिखा वही, जो जो शब्द लिखे, एक भी शब्द नया नहीं लाना होता। सस्टेनेबल अप्रोच है किसको, इन्वायरमेंट को लेकर के। ये क्या करता है, इनकम बढ़ाता है, सोशल सिक्योरिटी लाता है, सोशल सिक्योरिटी लाता है। साथ ही साथ झारखंड जैसे स्टेट में, झारखंड में स्पेशली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंपॉर्टेंट है, ठीक। और 2-3 लाइन जो आपने लिखा है इसी को लिख करके आप कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि आपके पास 7 से 8 मिनट है, ठीक। आपको पीएचडी थीसिस नहीं लिखनी है एग्रो फॉरेस्ट्री पे, हो चुकी है, आपको जरूरत नहीं है और आप इतने काबिल भी नहीं है। आपको चाहिए जल्दी से नौकरी मिलके आपके घर की दरिद्रता दूर हो, समाज में आपका स्टेटस बन सके, पीएचडी नहीं करना है, ठीक। तो 7 से 8 मिनट में आप इतना ही लिख पाएंगे, ओके। तो आई होप कि आपको, आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। बहुत मैं कहता नहीं हूँ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पर मैं कहने जा रहा हूँ कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें भी अच्छा लगता है, अगर हमारा एफर्ट आपको काबिल तारीफ लग रहा है तो जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट डे से हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसी तरीके से 8 वीडियो में हम एग्रीकल्चर को खत्म कर देंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।